आज का हमारा टॉपिक है उत्तीर्ण काल में उत्पादन फलन, जो कि थोड़ा हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। उसी को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें आज का हमारा टॉपिक है सम लागत वक्र, आइसो कॉस्ट कर्व। एक उत्पादक के सामने उत्पादन के विभिन्न स्तरों को व्यक्त करने वाला एक सम उत्पत्ति मानचित्र होता है, जिसमें प्रत्येक सम उत्पत्ति वक्र उत्पादन के एक निश्चित स्तर को व्यक्त करता है तथा प्रत्येक दाईं तरफ का समुत्पत्ति वक्र उत्पादन की अधिक मात्रा अथवा ऊंचे स्तर को व्यक्त करता है। एक समुत्पत्ति वक्र पर स्थित सभी संयोगों से समान मात्रा में उत्पादन प्राप्त होता है। उत्पादक इन विभिन्न संयोगों में किस संयोग को चुनेगा तथा कौन से समुत्पत्ति वक्र पर संतुलन में होगा, यह दो बातों पर निर्भर करता है। पहला, उत्पादक के पास साधनों पर खर्च करने के लिए कितनी धनराशि है, और दूसरा, बाजार में साधनों का मूल्य क्या है। तो सम लागत वक्र एक वह रेखा है जो साधनों के मूल्य और उत्पादक द्वारा साधनों के क्रय पर खर्च की जाने वाली राशि को व्यक्त करता है। सम लागत वक्र को व्यय रेखा, आधा मूल्य रेखा, साधन लागत रेखा आदि नामों से भी जाना जाता है। अब यदि हम ये मान लें कि उत्पादक अपने साधनों को केवल दो ही साधनों पर खर्च करता है, तो सम लागत वक्र को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। सम लागत वक्र एक वह रेखा है जो दो साधनों के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है जो एक उत्पादक दी हुई मुद्रा की मात्रा और दोनों साधनों के लिए दिए हुए मूल्य पर क्रय कर सकता है। सम लागत वक्र को एक उदाहरण तथा रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। माना एक उत्पादक दो साधन X और Y पर खर्च करता है। उसके पास इन साधनों को क्रय करने के लिए 100 रुपये है। अब ये मान लेते हैं कि बाजार में X साधन का मूल्य 2 रुपये और Y साधन का मूल्य 2 रुपये 50 पैसे प्रति इकाई है। अब यदि वह 100 रुपये केवल X पर खर्च करता है तो उसकी 50 इकाइयाँ क्रय कर सकता है, और यदि वह समस्त राशि वस्तु Y पर खर्च करे तो वह 40 इकाइयाँ क्रय कर सकता है। अब जो रेखा चित्र है उसमें हमारे स्पष्ट है, रेखा चित्र आपके सामने शो हो रहा है कि OX अक्ष पर X साधन की और OY अक्ष पर Y साधन की इकाइयाँ दर्शाई गई है। OB साधन X की 50 इकाइयाँ तथा OA साधन Y की 40 इकाइयाँ प्रकट करता है। ए तथा बी को मिलाने से हमें एक रेखा AB प्राप्त हुई। यह AB रेखा ही सम लागत वक्र कहलाती है, क्योंकि ये X साधन और Y साधन के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जिन्हें उत्पादक 100 रुपये में खरीद सकता है। अब यदि साधन के मूल्य अथवा कीमतें स्थिर रहें तथा उत्पादक 150 रुपये खर्च करने का निर्णय करे तो वह X साधन की 75 और Y साधन की 60 इकाइयाँ खरीद सकता है। 200 रुपये खर्च करने का निर्णय करे तो X की 100 इकाइयाँ और Y की 80 इकाइयाँ खरीद सकता है। तो X की 75 और Y की 60 इकाइयों को मिलाने वाली रेखा A1 B1 है तथा X की 100 तथा Y की 80 इकाइयों को मिलाने वाली रेखा A2 B2 है। A1 B1 तथा A2 B2 दोनों ही AB के समानांतर है, क्योंकि केवल कुल व्यय ही बढ़ा है, साधनों की कीमत स्थिर है। इस तरह रेखा चित्र में तीन सम लागत वक्र हैं, जिनमें सम लागत वक्र AB का प्रत्येक बिंदु 100 रुपये के व्यय को, सम लागत वक्र A1 B1 का प्रत्येक बिंदु 150 रुपये के व्यय को तथा सम लागत वक्र A2 B2 का प्रत्येक बिंदु 200 रुपये के व्यय को व्यक्त करता है या प्रकट करता है। तो ये हमारी होती है आइसो कॉस्ट कर्व। उसके बाद आता है हमारा उत्पादक का साम्य, इक्विलिब्रियम ऑफ द प्रोड्यूसर। प्रदा अथवा उत्पादन आधा अथवा साधनों पर निर्भर करता है। एक उत्पादक का उद्देश्य दिए हुए साधनों से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना अथवा उत्पादन की एक निश्चित मात्रा न्यूनतम संभव लागत पर उत्पन्न करना होता है। अतः एक उत्पादक उस समय संतुलन की स्थिति में होता है जब वह एक निश्चित उत्पादन की मात्रा साधनों के न्यूनतम लागत संयोग से उत्पन्न करता है। एक उत्पादक के सामने एक निश्चित स्तर के उत्पादन को प्राप्त करने के लिए अनेक वैकल्पिक साधन संयोग होते हैं, परंतु उत्पादक उनमें से अनुकूलतम अथवा न्यूनतम लागत संयोग कोई चुनकर उत्पादन करना चाहेगा।
उत्पादक विभिन्न साधनों का सामंजस्य इस प्रकार करता है कि उत्पादन चाहे जितना हो, परंतु पर यूनिट उत्पादन लागत न्यूनतम होनी चाहिए। तो सम उत्पत्ति वक्र एक उत्पादक को साधनों का आदर्श संयोग अथवा न्यूनतम लागत चुनने में बड़े सहायक होते हैं। उत्पादक के संतुलन को प्राप्त करने के लिए दो उपकरणों की आवश्यकता होती है। पहला सम उत्पत्ति मानचित्र और दूसरा सम लागत वक्र। इन दोनों उपकरणों का हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इनकी सहायता से उत्पादक के संतुलन को स्पष्ट करेंगे। एक फर्म अथवा उत्पादक के लिए दो साधनों का अनुकूलतम संयोग अथवा न्यूनतम लागत संयोग उस बिंदु पर होता है जहां संबंधित सम लागत रेखा एक उत्पादन स्तर बताने वाले सम उत्पत्ति वक्र को केवल स्पर्श करती है, जो कि हमारे डायग्राम में स्पष्ट हो रहा है। माना कि एक उत्पादक को वस्तु की 5 इकाइयाँ पैदा करनी है, तो हमारे डायग्राम में वस्तु की 5 इकाइयाँ प्रकट करने वाला सम उत्पत्ति वक्र P है। इस P वक्र पर स्थित साधनों के किसी भी संयोग जैसे R, S, Q, T, U आदि द्वारा वस्तु की 5 इकाइयाँ उत्पन्न की जा सकती है। इन संयोगों में उत्पादक उस संयोग को चुनेगा जिससे उत्पादन की लागत न्यूनतम हो। यह संयोग रेखाचित्र को देखने से मालूम होता है कि Q है, जिस पर उत्पादन की लागत न्यूनतम, तथा सम उत्पत्ति वक्र ने CT सम लागत वक्र को केवल स्पर्श किया है। सम उत्पत्ति वक्र के अन्य सभी संयोग जैसे R, S, T, U आदि CT सम लागत वक्र से ऊंचे सम लागत वक्रों पर स्थित है। अतः अन्य किसी संयोग को चुनने पर लागत संयोग Q की तुलना में अधिक आएगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वस्तु की 5 इकाइयाँ उत्पन्न करने के लिए साधनों का Q संयोग सर्वोत्तम है, क्योंकि इससे उत्पादन लागत न्यूनतम पड़ती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है विस्तार पथ रेखा, एक्सपेंशन पाथ कर्व। अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि साधनों के मूल्य या कीमतें दी हुई होने पर एक निश्चित मात्रा में वस्तु को उत्पन्न करने के लिए वह साधनों का कौन सा संयोग क्रय करेगा। अब हम इस तथ्य पर विचार कर सकते हैं कि साधनों का मूल्य पूर्ववत रहने पर वह उत्पादन के विस्तार के लिए साधनों के संयोग को किस प्रकार बदलेगा। ये हमने रेखा चित्र में स्पष्ट कर रखा है। हमारे रेखा चित्र में उत्पादक 5 वस्तु के उत्पादन करने के लिए Q1 पर संतुलन की स्थिति में जहाँ सम उत्पत्ति वक्र P1 जो 5 इकाइयों के उत्पादन को व्यक्त करती है ने AB सम लागत वक्र को स्पर्श किया है। अब उत्पादक 10 इकाइयों का उत्पादन करना चाहता है, तो 10 इकाइयों के उत्पादन को व्यक्त करने वाली सम उत्पत्ति वक्र P2 है, जिसने CT सम लागत वक्र को Q2 पर स्पर्श किया है। अतः वह 10 इकाइयों के उत्पादन के लिए Q2 संयोग को चुनेगा। इसी प्रकार 15-20 इकाइयों के उत्पादन के लिए वह Q3 और Q4 संयोगों को चुनेगा। Q1, Q2, Q3, Q4 बिंदुओं को एक दूसरे से किसी रेखा से जोड़ दें तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है और उसी रेखा को विस्तार पथ रेखा कहते हैं। इसी रेखा का दूसरा नाम पैमाना रेखा है। इसे विस्तार पथ इसलिए कहा जाता है कि उत्पादक उत्पादन का विस्तार इसी के अनुसार करता है, तथा इसे पैमाना रेखा इसलिए कहते हैं कि उत्पादक इसी रेखा के अनुसार अपने उत्पादन का पैमाना बढ़ाते हैं। तो ये हमारे मेन कि आइसोकॉस्ट कर्व क्या है, आइसोकॉस्ट कर्व के अकॉर्डिंग संतुलन कैसे होगा, और तीसरा हमारा विस्तार पथ रेखा। अब हमारे 3 पैमाने के प्रतिफल हम पढ़ेंगे, जो कि अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।